नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। कहते हैं कि दुनिया की बड़ी राजनीति का असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक बाजार और कमोडिटी बाजार पर भी पड़ता है। ऐसे में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच होने वाले संभावित बैठक को लेकर एक खबर निकली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दिया है कि अगर चीन हॉर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करता तो वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली अपनी बैठक को टाल भी सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि चीन को भी इस मामले में भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि चीन के करीब 90% तेल का आयात इसी रास्ते से होता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर चीन इस दिशा में सहयोग नहीं करता तो 2 हफ्ते बाद होने वाली शिखर बैठक को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस प्रस्तावित बैठक में एक अहम मुद्दा सोयाबीन व्यापार भी होने वाला था। जानकारों का कहना है कि अगर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होती है तो चीन एक बार फिर अमेरिकी सोयाबीन की बड़ी खरीद शुरू कर सकता है। सोयाबीन अमेरिका और चीन के बीच कृषि व्यापार का एक बहुत बड़ा आधार रहा है और ये दोनों देशों की आर्थिक परस्पर निर्भरता का प्रतीक भी माना जाता है। अब सवाल है कि क्या भू राजनीतिक तनाव के बीच ये बैठक हो पाएगी, और अगर नहीं हुई तो इसका असर वैश्विक सोयाबीन बाजार और कृषि व्यापार पर कितना पड़ेगा। इस पर दुनिया भर के ट्रेडर्स की नजर बनी हुई है। वैश्विक तेल बीज बाजार से एक अहम खबर आ रही है, जहां अर्जेंटीना के सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी बीज के निर्यात में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में अर्जेंटीना ने अपने सनसीड निर्यात को जनवरी के मुकाबले लगभग 2 गुना कर दिया है। जनवरी में जहां निर्यात करीब 1,13,000 टन था, वहीं फरवरी में यह बढ़कर 2,16,000 टन पर पहुंच गया है और इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोप को गया है। खास तौर पर बुल्गारिया, रोमानिया और पुर्तगाल जैसे देशों ने अर्जेंटीना से बड़ी मात्रा में सनसीड खरीदा है। अगर पूरे सीजन की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी 2025-26 मार्केटिंग ईयर के दौरान अर्जेंटीना ने करीब 4,30,000 टन सनसीड का निर्यात किया है। ये पिछले साल के इसी अवधि के सिर्फ 25,000 टन के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इन निर्यातों में से लगभग 2,90,000 टन यूरोपीय संघ, 67,000 टन साउथ अफ्रीका, 47,000 टन तुर्की को भेजा गया है। इसके अलावा अमेरिका, मैक्सिको, चिली, ब्राजील और अल्जीरिया को भी अर्जेंटीना से सनसीड की सप्लाई की गई है। जानकारों का कहना है कि अर्जेंटीना से बढ़ती सप्लाई के कारण यूरोप में सूरजमुखी बीज की प्रोसेसिंग इस सीजन के दूसरे हिस्से में पिछले साल से ज्यादा हो सकती है। वहीं उत्पादन के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। जानकारों के अनुसार 2026 में अर्जेंटीना का सनफ्लावर उत्पादन बढ़कर 6.1 से 6.2 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो पिछले साल के करीब 5.2 मिलियन टन से ज्यादा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल अर्जेंटीना का सनसीड निर्यात करीब 8 लाख टन तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि अर्जेंटीना की इस बढ़ती सप्लाई का असर वैश्विक वेजिटेबल ऑयल और ऑयल सीड बाजार पर कितना पड़ेगा। इस पर दुनिया भर के ट्रेडर्स और व्यापारियों की नजर बनी हुई है। वैश्विक गेहूं बाजार से एक अहम अपडेट सामने आया है, जहां यूक्रेन के गेहूं निर्यात की रफ्तार अभी भी उसकी क्षमता से कम बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 1 मार्च से 12 मार्च के बीच यूक्रेन ने करीब 2,32,900 टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया है। अगर इसी गति से निर्यात जारी रहता है तो मार्च महीने में कुल गेहूं शिपमेंट करीब 6 लाख टन तक पहुंच सकता है। इससे सीजन के अंत से ब्लैक सी क्षेत्र में गेहूं का स्टॉक ज्यादा बचने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मार्च महीने में यूक्रेनी गेहूं के मुख्य खरीदारों में अल्जीरिया 93,000 टन, मिस्र 69,000 टन, इजराइल 31,000 टन शामिल है। इससे साफ है कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। वहीं यूरोप के यूरोनेक्स्ट एक्सचेंज पर गेहूं की कीमतें इस हफ्ते 203 से 212 यूरो प्रति टन के दायरे में कारोबार कर रही हैं। जानकारी के अनुसार बाजार की चाल पर फाइनेंशियल फंड्स की खरीदारी का बड़ा असर देखने को मिला है। इसके अलावा भू राजनीतिक तनाव और बढ़ती ऊर्जा कीमतें भी गेहूं बाजार को सपोर्ट दे रही हैं। ब्लैक सी के फिजिकल मार्केट की बात करें तो रूसी गेहूं 12.5% करीब 239 से $240 प्रति टन FOB, जबकि यूक्रेनी गेहूं 11.5% करीब 237 से $238 प्रति टन FOB पर ऑफर किया जा रहा है। हालांकि बढ़ती फ्रेट दरों और ऊर्जा बाजार की अनसर्टेनिटी के कारण खरीदार फिलहाल खरीदारी को टालने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के घरेलू बाजार में भी कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। CPT ओडेसा आधार पर मिली
मिलिंग गेहूं $218 से बढ़कर $219 प्रति टन हो गया है, जबकि फीड गेहूं $210 से बढ़कर $214 प्रति टन तक पहुंच गया है। जानकारों का कहना है कि सीमित सप्लाई के कारण गेहूं बाजार को फिलहाल सपोर्ट मिल रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। वैश्विक ऑयलसीड बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्राजील में भारी बारिश के बावजूद सोयाबीन उत्पादन इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। ब्राजील की सरकारी एजेंसी कोनाब के मुताबिक मार्केटिंग ईयर 2025-26 में सोयाबीन प्रोडक्शन लगभग 177.8 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो एक नया रिकॉर्ड हो सकता है। 12 मार्च तक ब्राजील में करीब 51% सोयाबीन की कटाई पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय तक ये आंकड़ा 61% आंका गया था। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में कटाई की गति थोड़ी धीमी रही है। उधर निर्यात के मोर्चे पर भी ब्राजील मजबूत स्थिति में है। अनुमान है कि इस सीजन में ब्राजील का सोयाबीन निर्यात 114.39 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर होगा। कोनाब के अनुसार इस साल ब्राजील में सभी फसलों जैसे मक्का और चावल का कुल बुआई क्षेत्र 1.7% बढ़कर 83.2 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच सकता है। कुल कृषि उत्पादन 353.4 मिलियन टन रहने का अनुमान है। हालांकि मौसम ने कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी खड़ी की हैं। गोइस, मिनास गेरेस और रियो ग्रांडे डो सुल जैसे राज्यों में मौसम की स्थिति कठिन रही है, जबकि देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश के कारण खेतों में काम प्रभावित हुआ है। सोयाबीन की कटाई में देरी के कारण दूसरी फसलें यानी कि मक्का, सफरीना, कोन की बुआई भी प्रभावित हुई है। अनुमान है कि इसका क्षेत्र भी घट गया है और घटकर 17.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया है और उत्पादन करीब 108.4 मिलियन टन होने की संभावना है। अगर तीनों फसलों को मिलाकर देखें तो ब्राजील का कुल मक्का उत्पादन लगभग 138.3 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। वहीं चावल के क्षेत्र में कमी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि धान की बुआई का क्षेत्र 12% घटकर 1.6 मिलियन हेक्टेयर रह जाएगा और उत्पादन करीब 11.2 मिलियन टन होगा। जानकारों का कहना है कि अच्छी मिट्टी की नमी और आने वाले हफ्तों में मौसम के बेहतर होने की संभावना के कारण ब्राजील की फसल संभावनाएं अभी भी मजबूत बनी हुई है। इस समय वैश्विक कृषि और खाद्य बाजार से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। ईरान द्वारा होर्मुज के प्रभावी बंद होने के कारण फारस की खाड़ी के में करीब 20 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें लगभग 10 लाख टन उर्वरक लदा हुआ है। एनालिस्ट फर्म कैपलर के मुताबिक कुल 21 जहाज इस समय खाड़ी में रुके हुए हैं और इन जहाजों में करीब 4,63,000 टन यूरिया और 3,03,000 टन सल्फर और 2 लाख टन से ज्यादा फॉस्फेट लदा हुआ है। ये जहाज होर्मुज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला बेहद अहम समुद्री रास्ता है। मौजूदा तनाव के कारण इस रास्ते से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही लगभग रुक सी गई है। हालांकि खबर यह भी है कि एक चीनी कंपनी से जुड़ा उर्वरक जहाज किसी तरह इस रास्ते से निकलने में सफल हुआ, लेकिन बाकी ज्यादातर जहाज अभी भी इंतजार कर रहे हैं। स्थिति से सबसे ज्यादा चिंता एशियाई देशों को है, जिनमें भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। ये देश खाड़ी क्षेत्र से आने वाले उर्वरकों पर काफी हद तक निर्भर हैं। जानकारों का कहना है कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो उर्वरकों की सप्लाई में 30 से 50% तक गिरावट आ सकती है। ऐसे में आने वाले बुआई सीजन में पहले खाद की कमी और कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब दुनिया भर के कृषि बाजारों की नजर इस बात पर है कि होर्मुज कब तक खुलता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ ऊर्जा बाजार ही नहीं बल्कि खाद्य फसल उत्पादन और खाद्य कीमतों तक पहुंच सकता है। देश के बागवानी क्षेत्र से एक बड़ी और पॉजिटिव खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी के बाद कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 के अंतिम और 2025-26 के प्रथम अग्रिम बागवानी अनुमान जारी किए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि देश में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में बागवानी फसलों का कुल क्षेत्रफल 290,86,000 हेक्टेयर था, जो बढ़कर 2024-25 में 301,36,000 हेक्टेयर पहुंच गया है, यानी करीब 10.5 लाख हेक्टेयर या 3.61% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। उत्पादन की बात करें तो कुल बागवानी उत्पादन 3547.44 लाख टन से बढ़कर 3707.38 लाख टन तक पहुंच गया है, यानी करीब 160 लाख टन या 4.5% की इसको मजबूती कह सकते हैं। वहीं 2025-26 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार बागवानी फसलों का उत्पादन 3,708
14,40,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है। फलों के उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024-25 में फलों का उत्पादन भी 11,29,78,000 टन से बढ़कर 11,76,49,000 टन तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी में केला, आम, पपीता, अमरूद, तरबूज और कटहल की बड़ी भूमिका रही है। सब्जियों के मोर्चे पर भी तस्वीर मजबूत है। सब्जियों का भी उत्पादन बढ़ा है और सब्जियों का उत्पादन 2,072.08 लाख टन से बढ़कर 2,170,97,000 टन होने का अनुमान है। इसमें प्याज, आलू, हरी मिर्च, फूल गोभी, पत्ता, भिंडी, मटर जैसी फसलों का योगदान रहा है। रोजमर्रा की थाली में अहम भूमिका निभाने वाली फसलों की बात करें तो प्याज के क्षेत्रफल में 27% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई और इसका उत्पादन 242,67,000 टन से बढ़कर 307,67,000 टन पहुंच गया है। वहीं आलू का उत्पादन 585,71,000 टन तक पहुंच सकता है, जबकि टमाटर का उत्पादन 2025-26 में करीब 227 लाख टन तक जाने का अनुमान है। मसालों के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति देखने को मिली है। मसालों का उत्पादन 124,84,000 टन से बढ़कर 129,93,000 टन तक पहुंच गया है और जीरा, अदरक, लहसुन और हल्दी के उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा सुगंधित और औषधीय पौधों के क्षेत्रफल और उत्पादन में भी तेजी आई है, जबकि फूलों की खेती के क्षेत्र में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि सरकार टेक्निक, सिंचाई और वैल्यू चेन को लगातार मजबूत करने पर काम कर रही है ताकि किसानों की आय बढ़े और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिले। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे आम लोगों की थाली तक पहुंचने लगा है। ईरान से जुड़े युद्ध के बाद फारसी खाड़ी के देशों, खासकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खाने पीने की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। समुद्री और हवाई माल ढुलाई प्रभावित होने के कारण सब्जियों, फलों और अनाज की सप्लाई में बाधा आ रही है। बताया गया है कि 27 फरवरी के बाद से कई खाद्य वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और कई जगहों पर तो सब्जी और फलों के दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। यूएई के शारजा और दुबई जैसे शहरों में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कुछ दुकानों में सब्जियों की ट्रे खाली नजर आई, जबकि टमाटर और प्याज की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। पहले जहां टमाटर और प्याज करीब 1 दरम में मिलते थे, वहीं अब टमाटर 6 दरम और प्याज 5 दरम तक बिक रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता चावल की सप्लाई को लेकर भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यूएई में उच्च क्वालिटी वाले चावल का स्टॉक केवल 15 दिनों के लिए बचा है, जबकि सामान्य चावल का स्टॉक लगभग 45 दिनों तक चल सकता है। इस संकट का असर भारत के निर्यात पर भी पड़ा है। दुबई के फल आयातकों का कहना है कि भारतीय फलों और सब्जियों की खाड़ी बाजारों में कमी होने लगी है और व्यापारी अब श्रीलंका, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से वैकल्पिक सप्लाई की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां भी समस्या माल ढुलाई लागत की है। केरल से अनानास की हवाई ढुलाई पहले 70 से 80 रुपए प्रति किलो थी, अब ये बढ़कर 210 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। नारियल के कंटेनर फ्रेट की कीमत भी $3800 तक पहुंच चुकी है, जिससे कई खरीदारों ने अपने ऑर्डर रद्द कर दिए हैं। कुछ सामान अब शारजा के खोर फकन पोर्ट के रास्ते भेजा जा रहा है, जो सीधे होर्मुज से नहीं गुजरता। इसी बीच यूएई सरकार भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब और ओमान के रास्ते सड़क मार्ग से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिर भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। करीब 150 टन से ज्यादा केरल के पेरिशेबल उत्पाद अभी भी फंसे हुए हैं और हवाई व समुद्री दोनों मार्गों में बाधा बनी हुई है। हालांकि कुछ बड़ी कंपनियां जैसे लुलु ग्रुप हवाई माल ढुलाई के जरिए जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पूरी सप्लाई चेन अभी भी प्रभावित है। यानी साफ है कि ईरान से जुड़े इस संघर्ष का असर अब ऊर्जा बाजार से निकलकर खाद्य बाजार तक तो पहुंच चुका है और खाड़ी क्षेत्र में महंगाई और सप्लाई का संकट लगातार गहराता जा रहा है। देश में पीली मटर के आयात को लेकर बड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दलहन किसानों के हितों से जुड़ी इस अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दे दिया है। दरअसल एक किसान संगठन किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि इससे देश में दलहन के घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है और किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पा रही। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह कहा है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठकर एक बैठक आयोजित की जाए और मौजूदा आयात नीति की समग्र समीक्षा की जाए। अदालत ने सरकार से यह भी कहा है कि केवल आयात नीति ही नहीं बल्कि बेहतर वैकल्पिक उपायों पर भी विचार किया जाए ताकि किसानों को पारंपरिक फसलों की बजाय दलहनों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उम्मीद जताई है कि नई नीति बनाते समय कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अदालत ने सरकार से यह भी पूछा है कि इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के साथ क्या बातचीत हुई और क्या निर्णय लिया गया, इसका पूरा ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए।
फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को तय की गई है। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन इंपोर्टर देश है। ऐसे में पीली मटर के आयात पर नीति का असर सीधे किसानों की आय और घरेलू दलहन बाजार दोनों पर पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या नीति बनाएगी और क्या किसानों की मांग के अनुसार आयात पर रोक लगाई जाती है या कोई नया संतुलित रास्ता निकाला जाएगा। वैश्विक चीनी बाजार से एक बड़ी खबर। मिस्र ने घरेलू उत्पादन बढ़ने के बाद चीनी के आयात पर लगी पाबंदी की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। दरअसल मिस्र सरकार ने 16 नवंबर 2025 को चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, जिसकी समय सीमा मार्च 2026 तक तय की गई थी। लेकिन अब इस प्रतिबंध को 1 महीने बढ़ाकर अप्रैल 2026 के अंत तक कर दिया गया है। सरकार का ये कहना है कि देश में घरेलू उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके कारण फिलहाल आयात की जरूरत कम हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 सीजन में मिस्र का कुल चीनी उत्पादन करीब 31 लाख टन पहुंच गया, जो पिछले सीजन के मुकाबले लगभग 19% ज्यादा है। और इस उत्पादन में चुकंदर से बनी चीनी की हिस्सेदारी लगभग 77% रही, जबकि गन्ने से बनने वाली चीनी का हिस्सा 23% रहा। आगे भी उत्पादन में सुधार का अनुमान लगाया गया है। 2025-26 सीजन में मिस्र का चीनी उत्पादन करीब 3% बढ़ा है और ये बढ़कर 31,80,000 टन तक पहुंच सकता है। हालांकि खपत भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। 2024-25 में मिस्र की घरेलू चीनी खपत लगभग 37.5 लाख टन रही, जिसके चलते देश को करीब 12,60,000 टन चीनी का आयात करना पड़ा था। अब घरेलू उत्पादन बढ़ने के कारण सरकार ने फिलहाल आयात पर रोक जारी रखने का फैसला किया है, ताकि स्थानीय उद्योग और किसानों को सपोर्ट मिल सके। दलहन बाजार से एक बड़ा अपडेट इस समय निकल कर आ रहा है। केंद्र सरकार ने 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 22 लाख टन तुअर की खरीद का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य के तहत कर्नाटक में करीब 9,67,000 टन और महाराष्ट्र में 3,37,000 टन तुअर खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन कई क्षेत्रों में मंडी के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण सरकारी एजेंसियों को खरीद में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही। मिलाकर लगभग 3,80,000 टन तुअर की सरकारी खरीद होने की संभावना जताई गई है। इस साल सरकार ने तुअर का एमएसपी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि महाराष्ट्र की अकोला मंडी में तुअर का भाव 8150 से 8200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है, यानी बाजार भाव एमएसपी से थोड़ा ऊपर है। इसके अलावा म्यांमार और अफ्रीकी देशों से तुअर का आयात भी लगातार जारी है, जिससे बाजार में सप्लाई पर्याप्त बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के पास करीब 5.5 लाख टन तुअर का पुराना स्टॉक भी मौजूद है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने 13 लाख टन तुअर खरीद का लक्ष्य रखा था, जबकि वास्तविक खरीद 6 लाख टन से थोड़ा अधिक हो पाई थी। ऐसे में अगर इस साल करीब 3,80,000 टन की खरीद होती है तो भी सरकार के पास स्टॉक की स्थिति मजबूत बनी रह सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हलोए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।